कार्टर का घर एक ऐसी जगह थी जिसे आप किसी मैगजीन में देखते हैं। कांच की दीवारें, शार्प एंगल्स, पहाड़ की एक ऊंचाई पर जैसे वो बाकी दुनिया को देख रहे हैं। वो सुंदर था बहुत, लेकिन ठंडा, खाली। ऐसी जगह जहां आप जिंदा रहते हुए भी मरा हुआ महसूस करते हैं। मैंने नौकरी इसलिए ली क्योंकि मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। मुझे ट्यूशन के पैसे देने थे और मेरा बैंक अकाउंट एक मजाक बनकर रह गया था। जब उन्होंने मुझे आमतौर से 3 गुना पैसे देने की बात रखी तो मैंने उनसे कुछ नहीं पूछा। ईथन पहले ही खाना खा चुका है और नहा चुका है, मिसेस कार्टर ने कहा। उनके कान के डायमंड इयररिंग्स चमक रहे थे और कंधे पर महंगा पर्स लटका हुआ था। वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसमें एक हिचक थी। हम आधी रात तक वापस आ जाएंगे। और फिर वो चले गए और मुझे अपने 8 साल के बेटे के साथ उस कांच के महल में अकेला छोड़ दिया। ईथन अपनी उम्र के बच्चों के हिसाब से बहुत शांत था। जब मैंने उसे बताया कि सोने का वक्त हो गया है तो उसने कोई बहस नहीं की, बस बिस्तर पर चढ़ गया, कंबल को अपने चेहरे तक खींच लिया और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देखने लगा। वो हमेशा तब आता है जब ये लोग चले जाते हैं। जैसे ही मैं लाइट बंद करने लगी तो उसने कहा, उसे तुम्हारी जैसे लड़के पसंद है। मैं डर गई। कौन? मैंने जितना भी पूछा ईथन ने कोई जवाब नहीं दिया। इसकी बजाय वो बस अपनी आंखें बंद कर लेता था। घबराकर मैं लिविंग रूम में आ गई और अपनी बुक में ध्यान देने की कोशिश करने लगी। लेकिन सही बताऊं तो घर की हर खटपट मुझे चौंका देती थी। ठीक 9 बजे दरवाजे की घंटी बजी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सिक्योरिटी मॉनिटर पर एक आदमी दरवाजे पर खड़ा था, सूट पहने हुए, बेहतरीन बाल, सीधे कमरे में देखकर मुस्कुरा रहा था जैसे उसे पता हो कि मैं देख रही हूँ। हाय लिसा, उसने मेरे इंटरकॉम प्रेस करते ही कहा। उसकी आवाज नरम थी, बहुत नरम थी। मैं डैनियल, ईथन का अंकल। मैंने पहले से रेचल को बताया हुआ है। मुझे बस स्टडी से कुछ किताबें उठानी है, मैं चला जाऊंगा। मुझे डर लगने लगा। मुझे बताया नहीं गया था कि कोई आने वाला है। चाहो तो फोन कर लो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। वो तुम्हें सब सच बता देगी। मैंने फोन किया। मिसेस कार्टर ने दूसरी घंटी में ही फोन उठा लिया। ओह डैनियल, हाँ वो परिवार का हिस्सा है, आने दो, उसने हंसते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज सख्त थी।